हेलो हेलो हेलो, आई एम अवरित। वेलकम टू रेशनल फिजिक्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर। चैप्टर का नाम दीजिए ग्रेविटेशन। एज वी नो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में फेंकें या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें तो वो क्या करता है, अर्थ क्या करता है, उसे अट्रैक्ट करता है, वो नीचे की ओर फॉल हो जाता है। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं, कॉमन सी चीज़ है। लेकिन उसके बारे में सोचिए, जब हम लोग ग्रेविटेशन के बारे में जानते नहीं थे तो उस वक्त क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका जाता था तो क्या वो नीचे की तरफ नहीं गिरता था? ऑब्वियस ही बात है, वो नीचे की ओर गिरता था। ठीक है, तो लेकिन इस चीज को ऑब्जर्व किसने किया? तो सर आइजैक न्यूटन साहब ने ऑब्जर्व किया। किसने ऑब्जर्व किया? सर आइजैक साहब। आपने उनकी स्टोरी भी सुना होगा एप्पल की। वो एप्पल के ट्री के नीचे बैठे हुए थे और एप्पल फॉल किया तो उन्होंने सोचा, व्हाई दिस एप्पल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, व्हाई नॉट इट केम्स टुवर्ड्स द स्काई। है ना, क्वेश्चन अराइज तो होता ही है। तो सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ग्रेट थिंग्स केम इनटू द ग्रेट माइंड, है ना। तो वो सब तो कहानियां हो गई। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने हमें बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में फेंका जाए तो अर्थ क्या करता है, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ओके, इसके अलावा भी उन्होंने एक बात और बताया। वो क्या था? उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में क्या, कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज ये इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास m2 है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है। क्या न्यूटन साहब ने क्या बताया हमें? सबसे पहले कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंका जाए तो अर्थ क्या करेगा? उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, कोई भी ऑब्जेक्ट, पूरी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग कि यूनिवर्स में हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट, मास लेट अस सपोज फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 है और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी क्या करेगा? एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा और उसी फोर्स का नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और वो फोर्स किस नेचर का होगा? आप लोग पूछिएगा सर वो फोर्स किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा या फिर रिपल्सिव नेचर का होगा? तो वो जो फोर्स होगा वो कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दैट्स मीन्स कि ये जो m1 ऑब्जेक्ट है इस m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ये फोर्स लग रहा है फोर्स बाई m1 ऑन किस पे लग रहा है? m2 पे लग रहा है। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो m2 ऑब्जेक्ट है इस m1 पे फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ। ये जो फोर्स लग रहा है F बाई m2 ऑन m1। उन्होंने ये बात बताया। और क्या बताया कि फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव नेचर को, जैसे देख सकते हैं एक दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। और क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड का होगा। तो इतनी बात हम लोग अभी तक जाने, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इसी जो हमारा लॉ दिए थे क्या न्यूटन साहब ने, उसी लॉ को हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से। जो मैंने अभी बताया ना, इसी लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो टॉपिक का नाम दीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर इसके बारे में जानते हैं क्या है ना। वैसे तो मैंने इसका आइडिया तो दे ही दिया आप लोगों को अभी। क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? टॉपिक का नाम पहले लिख लेते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने हमें क्या बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की ओर फेंकोगे ना तो अर्थ उससे क्या करेगा? अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू, जिसको हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। और क्या बताया था कि यूनिवर्स में क्या, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। लेट अस सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, लेट अस सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट 1 है, ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 है। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास हम लोग सपोज कर लेते हैं m1 है और इसका सपोज कर लेते हैं m2 है। तो होगा क्या, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? r है।
दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है, r है। तो उन्होंने बताया था कि m2 ऑब्जेक्ट जो होगा ना m1 को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, बाई फोर्स F, और सेम अमाउंट का फोर्स m1 जो लगाएगा m2 पे लगाएगा, है ना। उसी फोर्स को उन्होंने नाम दिया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ये जो हमारा फोर्स जो लग रहा है, इस फोर्स का उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। और इसी लॉ को उन्होंने बताया किस नाम से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो लॉ क्या कहता है, पहले उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग, देखिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इसका मास मेरा m1 है, इसका मास मेरा m2 है। तो जो दोनों पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है ना, वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब ये जो मेरा F फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 और m2 के। समझ में आया? इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं। और क्या कह रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और ये जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसके जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो बात हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें बताया। क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएगा। किस नेचर का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा, पहली चीज। और उस फोर्स का नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्या नाम दिया गया उस फोर्स का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और जो ये फोर्स लगा रहा है ना, वो उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन देम। लेट अस सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हमारा है वो r है, तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो फोर्स। सुन में बात, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग जाने कि F जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो गया, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर के होगा। देखिए तो ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट टर्म का इंट्रोडक्शन करते थे। तो वो कांस्टेंट टर्म हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दें, इक्वल टू का साइन दे दिया, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी लिख दिए, ठीक है। तो m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यही चीज मेरे पास निकल करके आ गया, यही चीज न्यूटन साहब ने बताया था। क्या था, क्या था कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ये m1 है और ये ऑब्जेक्ट मेरे पास m2 है, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। डिस्टेंस कैसा लेना है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लेना है, ठीक है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है, इसको m1 को m2 अपनी ओर खींच रहा है बाई फोर्स F, और इस m2 को m1 खींच रहा है बाई फोर्स S। तो उस F का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस F का वैल्यू कितना होगा, तो उस F का जो वैल्यू होगा वो न्यूटन साहब ने दिया था, वो क्या था, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर इस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता रहेगा, इस ऑब्जेक्ट का मास हमें पता रहेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है उसका वैल्यू हम लोग क्या कर लेंगे, गेट कर लेंगे, मिल जाएगा वो वैल्यू हमें। यहां से एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, सर ये जी क्या है यहाँ पे, तो जी यहाँ पे कुछ नहीं है, जी यहाँ पे हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ में आया? तो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है सर, उसको बता दीजिए। वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जैसे स्मॉल जी का हमारे पास वैल्यू कितना होता था, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था। उसी तरह से ये मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यहां तक कोई दिक्कत? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक चीज और आप लोग पूछेगा सर इसका यूनिट आप लोग कैसे निकालें, तो इसका यूनिट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? F इज इक्वल टू क्या हो गया, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो यहाँ से इसका कितना निकल जाएगा, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 हो गया, G को साइड कर दिए। इसका यूनिट चाहिए ना, G का यूनिट हमारा कितना होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। और ये मास है, मास है क्या चाहिए, केजी इंटू केजी, तो कितना हो जाएगा, केजी इंटू केजी, तो क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सॉरी यहां पे मैंने स्क्वायर छोड़ दिया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया या कोई दिक्कत? देख लीजिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। सो थैंक यू, टाटा बाय बाय।